हाँ, टीआरई 4 की अध्याचना हमें प्राप्त हो गई है। उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसको हम लोग आज ही शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं और वहाँ से त्रुटि निराकरण के बाद प्राप्त हो जाएगा तो आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सिमरन। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 20 जून 2026 को आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था, जिसमें कुल 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। सफल अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने आर्थिक चुनौतियों, ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता हासिल की। इस दौरान सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसे विश्लेषक और कथित शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल का लगातार विश्लेषण भी किया जा रहा था और अभ्यर्थियों को भ्रमित एवं गुमराह करने का भी प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे तमाम मुद्दे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक श्री राजेश कुमार सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, परीक्षा फल आयोग द्वारा जब प्रकाशित किया गया उसके उपरांत देखा गया कि सोशल मीडिया पर कई कथित शिक्षकों और विश्लेषकों द्वारा परीक्षा फल का विश्लेषण किया जा रहा है और उस दौरान एक जो मुद्दा बहुत ज्यादा देखने को मिला वो था इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम का। सर, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सर ऐसा मानना था कि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों की तुलना में आयोग में अधिक अवसर मिलते हैं। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की तरह बिहार लोक सेवा आयोग फॉर्म भरवाते समय मीडियम नहीं भरवाता है, इसलिए हमें खुद ही नहीं पता रहता है कि अगर फाइनल रिजल्ट निकला है तो उसमें कितने हिंदी मीडियम के छात्र हैं और कितने अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं। जो कोई भी ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है केवल भ्रमित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा है। जो डेटा हमारे पास नहीं है वो किसी शिक्षक या किसी छात्र के पास कैसे हो सकता है। आयोग कोई फॉर्म में ऐसा प्रावधान ही नहीं रखा है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम भरा जाए। जिसमें सुविधा है अपना परीक्षा देता है। ये केवल भ्रांति फैलाने की कोशिश की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम के लोग ज़्यादा आए, अंग्रेजी मीडियम के लोग कम आए। ये तो ब्लाइंड असेसमेंट होता है, कॉपी जांच होती है, उसमें जिसको जैसा मार्क्स मिलता है उस हिसाब से आता है। सर, सोशल मीडिया पर मैंने ये भी देखा कि अभ्यर्थियों का डिमांड था कि कितने जो अंतिम परीक्षा फल है उसमें कितने अभ्यर्थी जो हैं विभिन्न माध्यम से जो है सफल हुए हैं। तो क्या आयोग के पास कोई ऐसा डेटा है जिससे पता चल सके कि इंग्लिश मीडियम के कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं और हिंदी मीडियम के कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं? ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डेटा तभी आ सकता है जब फॉर्म भरते समय हम इंग्लिश या हिंदी मीडियम भरवा लें अभ्यर्थी से। और दूसरा एक ही तरीका है कि 70वीं में 20,000 लोग अपीयर हुए थे, तो 20,000 लोगों की कॉपी चेक करके आप मीडियम देखिए, तो ये कोई आंकड़ा पाने का तरीका नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। सर, एक सवाल और है कि सोशल मीडिया पर ऐसा भ्रम फैलाया गया कि आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि एसी के पेपर में 70% से ऊपर किसी को भी मार्क्स नहीं दिया जाना है। तो सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब केवल वही भ्रम फैलाने की बातें हैं। आयोग से ऐसा कोई सीलिंग नहीं लगाया गया कि इससे ऊपर मार्क्स नहीं दिया जाना है। 70% से ऊपर और 30% से कम मार्क्स देने पर वह प्रश्न हेड एग्जामिनर के लॉगिन में स्वतः चला जाता है। एग्जामिनर द्वारा 30% से कम या 70% से ऊपर मार्क्स दिया गया, वो हेड एग्जामिनर के लॉगिन में चला जाता है। हेड एग्जामिनर केवल इतना जांचते हैं कि जो मार्क्स दिया गया, जो अंक प्रदान किए गए वो सही है। इसके अलावा आयोग की तरफ से कोई बाध्यकारी परिस्थिति नहीं दी गई है या कोई सीलिंग नहीं लगाई गई है कि 70% से ऊपर मार्क्स नहीं दिया जाना। बिल्कुल देते हैं लोग। कई लोगों को 75% मार्क्स आए हैं एसए में, या जिसमें सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि एसए में किसी माध्यम में कम मार्किंग की गई, किसी माध्यम में ज़्यादा मार्किंग की गई। ये सब बिल्कुल गलत बात है।
तो सर क्या यह अफवाह जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिंदी माध्यम के कंपेयर में जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे थे उनको अधिक मार्क्स दिए गए हैं इस 17वीं की परीक्षा में, तो सर इस पे क्या स्टैंड है आयोग देखिए, का? हमारे पास एक ही डेटा इस संबंध में मिल सकता है। जैसे अभी 71वीं मुख्य परीक्षा की कॉपियों की जांच चल रही है, तो 11,000 लगभग कैंडिडेट है, उसमें 5596 कैंडिडेट हिंदी माध्यम के हैं और 5400 कुछ कैंडिडेट हैं जो अंग्रेजी माध्यम के हैं। ये कोडिंग के समय हम लोग देख लेते हैं कितने इंग्लिश माध्यम की कॉपी है, कितने हिंदी माध्यम की है, इसलिए ताकि उस अनुपात में हिंदी या अंग्रेजी के शिक्षकों को बुलाया जा सके। इसके अलावा हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है। ये सब बिल्कुल भ्रम फैलाने की बातें हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। सर इस बार जो परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है आयोग के द्वारा, तो सर उस परीक्षा फल पर यह भी दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिन अभ्यर्थियों का, उसमें बाहर के या अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सर इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या सर इसमें अन्य राज्यों को अधिक महत्व दिया गया है? हमारे यहाँ देखिए, कॉपी जांच हो या इंटरव्यू हो, दोनों बिल्कुल ब्लाइंड असेसमेंट होता है। इंटरव्यू में जैसे कैंडिडेट खड़ा होता है इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, केवल उसका कोड और वो ग्रेजुएट है कि मास्टर डिग्री लिए हुए, इतना पता होता है इंटरव्यू बोर्ड को। इसके अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, किस जिला का रहने वाला है, किस कैटेगरी का, कुछ नहीं पता होता है। और हमारा इंस्ट्रक्शन होता है इंटरव्यू बोर्ड के सभी मेंबर्स को कि इन सब बातों को पूछने से परहेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है या MSc किए हुए है, ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सके। ये बिल्कुल ब्लाइंड असेसमेंट होता है। कॉपी की भी उसी बात है। मुख्य परीक्षा की कॉपी क्वेश्चन वाइज जांच होती है। अभी मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को फेवर कीजिए, किसी को डिसफेवर कीजिए। ये सब बिल्कुल भ्रांति फैलाने की बात है। सर और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, रही बात कि बाहर के लोग और बिहार के लोग, 829 जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट सफल हुए हैं अनरिजर्व, उसमें 333 बिहार के बाहर के हैं। तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। हमें तो ये भी नहीं पता होती कि इसकी कॉपी या इंटरव्यू बोर्ड में जो आ रहा है वो बिहार का रहने वाला कि बाहर का। रिजल्ट के समय हमको पता चलता है। तो ये आंकड़े तो हाँ, एक चीज़ अब हम लोगों ने किया था, प्रथम 100 जो सफल अभ्यर्थी हैं उसको हम लोगों ने देखा था कि कितने बिहार के बाहर के हैं, कितने बिहार के हैं। तो 69 कैंडिडेट बिहार के थे और 31 कैंडिडेट बिहार के बाहर के थे। ये डेटा एक हम लोगों ने निकलवाया था। सर इस बार बहुत से अभ्यर्थियों की यह भी शिकायत रही है कि सामान्य अंक आने के बाद भी, मतलब सेम कट मार्क्स दो अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ या फिर कुछ अभ्यर्थी जो है सेम मार्क्स लाए हैं, तो सर उसके बावजूद उनका चयन जो है नहीं हो पाया। तो सर इसके लिए क्या? हाँ, सही है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिन्हें समान रूप से टोटल अंक प्राप्त होते हैं। तो उसमें तरीका क्या है कि अगर एक ही सीट बची और 2-3 कैंडिडेट हैं जिनको समान अंक है, तो उसमें तरीका ये है कि पहले रिटन के टोटल मार्क्स में जिसको ज़्यादा है उसको लिया जाता है। अगर रिटन के सभी कैंडिडेट जो 2-3 हैं सबको रिटन में बराबर मार्क्स है, रिटन का मतलब है GS1, GS2 और ऐसे मिलाकर, तो वो भी अगर समान अंक है तब देखा जाता है कि ऐसे में किसको ज़्यादा मार्क्स है। वो भी अगर संयोग से समान अंक हो गया तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिसमें अधिक उम्र वाले को प्रीफर किया जाता है। यही आयोग का तरीका है और आज से ये हर एग्जाम में फॉलो होता है। तो कई लोग को एक और मैं बात बता दूं, PT या मेन में अंतिम जो कट ऑफ मार्क्स किसी कैटेगरी का है उस पर जितने कैंडिडेट होते हैं उसको हम लोग ले लेते हैं। जैसे मुझे याद है 70वीं के मुख्य परीक्षा में 445 जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 445 अंक पर 26 स्टूडेंट थे। मैंने गिना था 26 स्टूडेंट थे। तो मुख्य परीक्षा और PT में क्या होता है कि 26 को हम लोग ले लेते हैं। उसमें चूँकि सीट का लिमिटेशन होता नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में सीट का लिमिटेशन होता है, इसलिए हम पहले देखते हैं कि एग्रीगेट मार्क्स किसका ज़्यादा है। वो अगर समान है तो फिर देखते हैं एसए में किसको ज़्यादा है। एसए भी अगर समान है तो डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। यही तरीका है।
सर ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया क्या है और इसको अपनाने से क्या फायदे हैं सर? ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पिछले 3-4 सालों से आयोग में अपनाई जा रही है। ऑन स्क्रीन प्रक्रिया अपनाने से कॉपी की जांच जल्दी हो जाती है और पैरवी या इस तरह की किसी चीज़ की गुंजाइश बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन में पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी कॉपियों का रोल नंबर और नाम हटा करके कोडिंग कर देते हैं। डबली कोडेड रहता है कॉपी, उसके बाद उसकी स्कैनिंग की जाती है। पिछले मुख्य परीक्षा जिसकी अभी कॉपी जांच चल रही है उसमें 24 लाख पेजेस की स्कैनिंग हुई है, सब मिलाकर 11,000 स्टूडेंट हैं, लगभग 24 लाख पेज की स्कैनिंग हुई है। 70वीं में ये 32 लाख का आंकड़ा, 32 लाख से भी ज़्यादा का आंकड़ा था। तो स्कैनिंग के बाद हम लोग परीक्षकों को बाहर से भी बुलाते हैं और बिहार के भी परीक्षक रहते हैं। हर एक परीक्षक को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक क्वेश्चन दिखता है, पूरी कॉपी नहीं दिखती है, और ये भी रैंडमली असाइन किया जाता है। और एक प्रश्न में हम लोग कम से कम 4 परीक्षकों को लगाते हैं। हिस्ट्री या स्टैट वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 6-7 भी लगाते हैं। एसए में तो हिंदी एसए में 14 परीक्षकों को लगाया गया था, इंग्लिश एसए में भी करीब 8 परीक्षकों को इस बार लगाया गया। तो कोई परीक्षक जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन है। हिस्ट्री के 2 नंबर क्वेश्चन में सपोज हमने 6 परीक्षक को लगाया है, तो 11,000 स्टूडेंट अभी मुख्य परीक्षा दिए हैं। 11,000 में किसका क्वेश्चन हिस्ट्री का 2 नंबर किस एग्जामिनर के पास जाएगा, ये बिल्कुल कंप्यूटर द्वारा रैंडम निर्धारित होता है। परीक्षक को जैसे इंटरव्यू बोर्ड का मैंने बताया कि रैंडम असेसमेंट करना होता है, पर्सनालिटी टेस्ट करना होता है, उसी तरह बिल्कुल रैंडम उनके सामने क्वेश्चन है और उसका आंसर है, उसकी जांच उन्हें करनी होती। किस अभ्यर्थी का प्रश्न है ये सब वहाँ कुछ वो देख ही नहीं सकते हैं, तो वो जांच करते हैं, बाद में कंप्यूटर से उसको कॉपी वाइज फिर समायोजित कर लिया जाता है। और इससे फ़ायदा है कि हम अनइवैल्यूएटेड कॉपी और इवैल्यूएटेड उत्तर पुस्तिका दोनों ही स्टूडेंट के लॉगिन में डाल देते हैं, माने स्टूडेंट अपना देख सकता है, प्रिंट आउट कर सकता है। तो एक फ़ायदा तो है कि स्कैनिंग करके और इवैल्यूएटेड अनइवैल्यूएटेड कॉपी हम उसके लॉगिन में डाल देते हैं। ये कम ही आयोग में इतना पारदर्शी व्यवस्था है कि हम स्टूडेंट को देखने देते हैं कि हाँ भाई आप देख लीजिए क्या आपको मार्क्स आया है। और रिजल्ट निकालने के पहले करीब 20-22 दिन स्क्रूटनी का काम चलता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि रीटोटलिंग या किसी क्वेश्चन को अनइवैल्यूएटेड छोड़ दिया गया, ऐसा कभी शिकायत नहीं आती है। तो ऑन स्क्रीन से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पैरवी की गुंजाइश तो जीरो हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को उनके लॉगिन में मिल जाता है देखने के लिए, स्कैनिंग करा कर ही हम लोग देते हैं। तो ये अच्छा है, आयोग के लिए भी अच्छा है कि स्टूडेंट को लॉगिन में देते हैं, पारदर्शी एक प्रक्रिया है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है बहुत कम आयोग हैं जो स्टूडेंट को लॉगिन में मुख्य परीक्षा की भी कॉपी दे देते हैं। हम लोग तो अनइवैल्यूएटेड भी दे देते हैं कि स्टूडेंट देख ले कि कोई पेज ब्लर स्कैन नहीं हुआ है, कोई पेज छूट नहीं गया है। होता है जहाँ 24 लाख 35 लाख पेज की स्कैनिंग हो रही है तो एक आध पेज ब्लर आ जाता है, तो तुरंत स्टूडेंट मेल करता है, उसको हम लोग फिर कॉपी निकलवा के रीस्कैन करा देते हैं। तो सर क्या ये ओएसएम की जो प्रक्रिया है अन्य आयोगों में भी अपनाई जाती है? हाँ, कुछ राज्य के आयोगों में ये अपनाई जा रही है, लेकिन सभी जगह नहीं, कुछ ही राज्य के आयोग, लेकिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ेगा। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ओएसएम में जो परीक्षक होते हैं क्या उनके मूल्यांकन की भी जांच की जाती है? हाँ, ये एक दूसरा फायदा ये है कि अगर आप ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन नहीं करा रहे हैं तो कौन परीक्षक कितना अंक दे रहा है ये हम लोग इवैल्यूएट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन में ग्राफिकली हम लोग हर सप्ताह या 10 दिन पर ये भी देख लेते हैं, ग्राफ के रूप में हमारे सामने आता है कि मान लीजिए कि 38 अंक का एक क्वेश्चन है, तो उसमें कोई परीक्षक अधिकतम 30-32 दे रहा है और न्यूनतम 24-25 दे रहा है अगर लिबरल है। तो कोई बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है तो वो अधिकतम 25 दे रहे हैं और न्यूनतम 16 या 17 दे रहे हैं।
तो वो हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं और फाइनली दोनों परीक्षक को बुला करके जो ज़्यादा लिबरल हैं कि नहीं आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए, जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उनको थोड़ा लिबरल होइए, ताकि एक समान ये देखिए एक ही क्वेश्चन को 5 अलग अलग आदमी को आप दे दीजिए जांच करने, तो ये तय बात है कि पांचों अलग अलग अंक देंगे। एकदम समान अंक दें ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, मगर उसको भी इक्वलाइज करने के लिए हम लोग ये ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं और संबंधित परीक्षकों को सुधार करते हैं। जैसे एक चीज़ और बता दूं, मैं इसी क्रम में 70वीं मुख्य परीक्षा में एक परीक्षक ने हिस्ट्री के क्वेश्चन में 0 अंक दे दिया काफ़ी सारे लोगों को। ये हम लोग के डेटा एनालिसिस से ही पता चला, जबकि हम लोग मान के चलते हैं कि पीटी परीक्षा कंप्लीट करके आया हुआ स्टूडेंट 0 अंक पाने का हकदार नहीं होता। हो सकता है कि साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट्स का बिल्कुल किसी प्रश्न का नॉलेज ना हो, या आर्ट्स का स्टूडेंट है, साइंस का कोई कठिन प्रश्न आ गया तो नहीं लिख पाया, तो ऐसा मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 0 अंक को हम लोग अवॉइड करते हैं और ये देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक परीक्षक थे जिन्होंने 200 लोगों से भी ज़्यादा बच्चों को 0 अंक प्रदान कर दिए। तो उसका हम लोगों ने री एग्जामिन कराया दूसरे एग्जामिनर से, दूसरे एचई से, तो उसमें अंक बढ़े, तो उस परीक्षा को हटा भी दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं। मतलब एक्शंस भी लिए बिल्कुल जाते हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षक जो भी जांच दिए हम सीधे रिजल्ट निकाल दिए। स्क्रूटनी होती है कि परीक्षक द्वारा कोई अनइवैल्यूएटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया गया, टोटलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हो गई मैंने, और भी जिस प्रश्न के आगे अंक देना है उसी प्रश्न के आगे उन्होंने अंक दिया है। छोटी बड़ी और भी बहुत सी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। 0 अंक वाले को भी देखते हैं। 0 अंक देने से मना ही नहीं है, उसकी रीचेकिंग करा लेते हैं दूसरे एग्जामिनर से कि हाँ अगर 0 अंक पाने का हकदार है, दूसरा एग्जामिनर भी कहता है तो ठीक है। लेकिन उस एग्जामिनर का जो 70वीं में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने 200 से ज़्यादा स्टूडेंट को 0 अंक दे दिए थे, जिसकी दोबारा जांच कराने पर लगभग सारे स्टूडेंट के अंक 1 से लेके आगे तक बढ़ गए थे। सर एक सवाल और है कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो है परीक्षा फल प्रकाशित किया हुआ 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है सर, और जो अभ्यर्थी के अंक हैं वो भी रिजल्ट दे दिया गया है उनको, लेकिन सर मूल्यांकित कॉपियां कब तक उनको मिल जाएंगी? ये मिड अगस्त में हम लोग जारी कर देंगे। एक्चुअली अभी कई काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। हमें अगस्त माह में कई रिजल्ट निकालने हैं। 71वीं की मुख्य परीक्षा की कॉपी की जांच चल रही है, 72वीं पीटी की तैयारी भी चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मिड अगस्त में हम लोग इवेलुएटेड कॉपी भी स्टूडेंट को दे देंगे। सर रिजल्ट को लेकर के भी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहा है, तो सर एसओ और डीएसओ इनके रिजल्ट का क्या है? एएसओ और डीएसओ नहीं, जिला खेल पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। मुझे याद पड़ता है 7 रिजल्ट हमें देने हैं। अगस्त में हमारा रिजल्ट देने का ही महीना है, तो अगस्त में ये 6-7 रिजल्ट आ जाएंगे। तो सर विशेष शिक्षक के अभ्यर्थी जो हैं वो भी रिजल्ट के लिए बहुत वक्त से क्वेरी कर रहे हैं, तो सर उनके रिजल्ट क्या अगस्त में? विशेष शिक्षक में कुछ कठिनाई है। उसमें सबसे बड़ी कठिनाई है कि कोई 3 ऑप्शन भरना था अभ्यर्थी को, मगर ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने 9 के 9 ऑप्शन भर दिए हैं। तो हम लोग पोर्टल खोल रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। फिर से उन्हें कोई 3 ऑप्शन जिसके लिए वो एलिजिबल है, अपने ग्रेजुएशन या इंटर उन्होंने जिस सब्जेक्ट में किया है उसके लिए वो अधिकतम 3 ऑप्शन देने के लिए एलिजिबल है, लेकिन सभी ने 9 भर दिया है। अब है क्या कि मान लीजिए प्रथम 3 हम अगर ऊपर से चुन ले जो उन्होंने भरा है, केस ये भी संभावना थी, और मान लीजिए उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे तो उनका रिजल्ट होते हुए भी नहीं हो पाएगा। तो हम फिर से पोर्टल खोलने जा रहे हैं, फिर से उनका ऑप्शन लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। सर टीआरई 4 की अधियाचना क्या आयोग को प्राप्त हो गई है? हाँ, टीआरई 4 की अधियाचना हमें प्राप्त हो गई है। उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसको हम लोग आज ही शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं, और वहाँ से त्रुटि निराकरण के बाद प्राप्त हो जाएगा तो आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो लगभग सर अगर कोई एस्टिमेटेड टाइम अगर लेकर चले कि कब तक चले आ जाएगी अधियाचना?
ये तो निर्भर करता है कि कितने दिन में शिक्षा विभाग अधियाचना को सुधार करके भेज देगा। फिर विज्ञापन तैयार करके उसका प्रारूप सहमति के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उम्मीद करते हैं अगस्त में कभी भी हम लोग निकाल देंगे। सर थैंक यू सो मच सर। आशा करती हूँ कि हमारे सभी अभ्यर्थियों के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और उनकी सारी आशंकाएं दूर हो गई होंगी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अभ्यर्थियों से एक विनम्र आग्रह भी करना चाहूंगी। आपका समय और आपकी मेहनत दोनों बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए इसे तथ्यहीन दावों, भ्रामक सूचनाओं और निराधार अफवाहों के पीछे व्यर्थ ना करें। कई बार ऐसे प्रयास व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक लाभ और व्यावसायिक हित के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ईमानदारी से मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है। बिहार लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही संचालित की जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने से पहले स्वविवेक का इस्तेमाल जरूर करें। और जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होना है, तो अपने समय का सदुपयोग करें, ध्यान केंद्रित रखें और अफवाहों से खुद को दूर रखें। धन्यवाद।